Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर शुरू कर चुके थे और उसमें डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था उसको, और उसके बाद जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके थे। वहीं से हम शुरू करेंगे। एक मिनट में आपके साथ शेयर कर दूं स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स से या बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे या बड़े पार्टिकल्स थे, वहां पर तो जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सही काम कर जाती है, लेकिन जैसे ही बात आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो कि मूवेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे, तो वहां पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या जो चिर संबंध यांत्रिकी है वो फेल हो जाती है, क्योंकि ऐसे छोटे पार्टिकल्स का ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो क्योंकि जो पहले की थ्योरीज थी उनमें वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया गया था, जबकि वेव नेचर होता है, इसको हमने प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। हमने देखा कि वो प्रूवेबल है कि उसमें वेव नेचर होता है। तो इस कारण से श्रोडिंगर तरंग समीकरण की उत्पत्ति हुई। श्रोडिंगर ने, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। तो श्रोडिंगर ने जो डी ब्रोगली इक्वेशन था और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इन दोनों की अवधारणाओं को मिला करके, और जो डी ब्रोगली की मैटर वेव्स थी, जो द्रव्य तरंगे थी, उन पर कुछ मैथमेटिकल अवधारणाएं लगाकर, एक्सप्रेशंस लगाकर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को निकाला था। ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये किया कि उसने जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक अप्रगामी तरंग के रूप में माना था। फिर उसने कहा कि एक पार्टिकल है, सपोज जो स्पेस में है, उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक है हाफ एम वी स्क्वायर और एक हो गया के जेड ई स्क्वायर अपन, जस्ट मिनट, ये सब पढ़ चुके, डी स्क्वायर अपॉन आर माइनस, है ना। तो ये दोनों एनर्जी थी, इन दोनों को फिर एडअप कर दिया था, इनको रीअरेंज किया था। उसमें फिर हमने डी ब्रोगली को इक्वेशन लगा दिया था, डी ब्रोगली समीकरण को इसमें इंडल्ज कर दिया था। देन आगे बढ़ते हुए इसमें जो हमारे पास अवकलित वेग समीकरण है तरंग का, उसके अंदर इसको पुट कर दिया था, जो कि हमें वन डायमेंशन के लिए मिला था। उसमें फिर हमने एक्स वाई जेड तीनों को जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया था, तो हमें थ्री डायमेंशन के लिए मिल गया था। ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चार वो आपको ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, जिसमें कि वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नहीं है, या कौन सा एक्सप्रेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन को कई तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे ये वाला है, दिस वन, ये भी इसका सही एक्सप्रेशन है ना। ये वाला है, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। तरह तरह के एक्सप्रेशन हैं। तो अगर ये भी एक एक्सप्रेशन है, तीनों ही एक्सप्रेशन तीनों ही गलत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हमें डेरिवेशन पता होना चाहिए, तो हम इनका इजीली जवाब दे सकते हैं। ओके, फिर उसने क्या किया, इसमें दो तरह के ऑपरेटर हमने बताए थे। एक तो था लैप्लेसियन ऑपरेटर, जो कि दिस वन डेल स्क्वायर वन डेल एक्स स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ करके जो निकलता है वो लैप्लेसियन ऑपरेटर है। दूसरा था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, वो माइनस एच स्क्वायर अपन एट स्क्वायर है, डेल स्क्वायर प्लस वी। वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो एंड में जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था, वो छोड़ा था एच साई इज इक्वल टू ई साई पर, जहां पर H एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई एक वेव फंक्शन है, E एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और साई यहाँ पे वेव फंक्शन है। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है श्रोडिंगर इक्वेशन को दिखाने का, H साई इज इक्वल टू E साई। ठीक है। अब यहां से हम इसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या खास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। सबसे पहली बात तो ये कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसके कई सारे हल हो सकते हैं। इसका एक हल नहीं है, इसके कई सारे हल हैं। हल साई वन, साई टू, साई थ्री, साई जो होता है वो इसका हल मिलता है। तो कई तरह के हल मिल सकते हैं, साई वन, साई टू, साई थ्री, है ना। ये सारे जो हल हैं, जितने भी हल हैं, उनमें कुछ हल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। सारे जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो हमारे महत्व के नहीं, सिग्निफिकेंट, जैसे ये सपोज हमारे महत्व का नहीं, सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ये हमारा सिग्निफिकेंटली है,
ये सिग्निफिकेंट है ना। तो सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनका महत्व नहीं होता है, कुछ ही सॉल्यूशंस का महत्व होता है। ओके। और जिन सॉल्यूशंस का महत्व होता है, जैसे सपोज साई 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साई 3 सिग्निफिकेंट है, तो ये जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हल हैं, वो ऊर्जा के कुछ ही मानों के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा हमारे एक चर है, इस ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं, है ना। तो ऊर्जा, कुछ ऊर्जा के मानों के लिए ही ये सिग्निफिकेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं। तो ऊर्जा की ये मान जिनके लिए सॉल्यूशन सिग्निफिकेंट हमें मिले, उन्हें हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है। और इस ऊर्जा से संबद्ध जो साई हमें मिलता है, जिसका की मीनिंग होता है कुछ, उससे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। तो ये समझने की चीज, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जस्ट मिनट, कि आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन मान और आइगन फलन को समझाइए। तो ये लिखेंगे कि सबसे पहले तो ऊर्जा के वो मान जिनके लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिल रहा है साई, वो सिग्निफिकेंट हो, ये कंडीशन है, महत्वपूर्ण हो, है ना। मैंने कहा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सारे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, है ना, हमारे काम के नहीं होते। जो हमारे काम के सॉल्यूशन है उनके लिए जो ऊर्जा के मान है वो कहलाती है आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू। और इन ऊर्जा को मानों से संबद्ध जो हमें सिग्निफिकेंट साई मिलता है, उसे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। ओके, क्लियर। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आइगन वैल्यू क्या होता है। वो एनर्जी टर्म्स जिनसे हमें सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन मिले श्रोडिंगर इक्वेशन के। और आइगन फंक्शन क्या है, कि वो सॉल्यूशंस जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, है ना। तो ये आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये दो टर्म है एच साई ई साई में, नीचे आते हैं। ये हमारा समीकरण है एच साई, ये एच की वैल्यू है, दैट इज साई, एस आई ई साई। इस समीकरण के हल से हमें 3 क्वांटम नंबर्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब एक आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि साई क्या है तथा साई स्क्वायर क्या है ना। तो साई तो हम बता चुके, एम्पलीट्यूड के नाम से इसको हमने पुकारा। इसको हमने कहा कि ये वेव फंक्शन है, तरंग फलन है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन मुझे लगी कि द वेव फंक्शन इज अ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑल, say researchers, at the heart of the weirdness for which the field of quantum mechanics is famous, weirdness ना, is the wave function. Okay, तो इस वेव फंक्शन को weirdness कहा गया है और लिखा गया है कि अ पावरफुल बट मिस्टीरियस एंटिटी, इसको मिस्टीरियस एंटिटी कहा गया है, दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द probability that quantum particles will have certain properties. ठीक है, तो ये मिस्टीरियस है, ये वियर्ड है एक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, है ना। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है साई जो होता है। तो और ये भी इंपॉर्टेंट है कि साई की कोई सिग्निफिकेंट नहीं है अपने आप में। अगर साई की हम बात करें तो साई की कोई सार्थकता नहीं है। बट जैसे ही बात आती है साई स्क्वायर की, तो वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता। और इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होती है, कक्षक में। तो साई का कोई मीनिंग नहीं है, साई मिस्टीरियस एंटिटी है, वियर्ड है। बट साई स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सिस्टम। तो ये हमें बताता है कक्षक के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो वेव फंक्शन इटसेल्फ जो मैंने बताया वही है, वेव फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट ए क्वांटिटी दैट होल्ड्स मच वैल्यू। तो साई जो है ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमें सार्थकता भी नहीं है इसका, और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं है ये। बट इट इज सेड दैट इट डिस्क्राइब्स द वेव प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। साई क्या बता रहा है, साई सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि जो हमारा पार्टिकल है उसमें भी वेव प्रॉपर्टी होती है, इससे ज्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वेव प्रॉपर्टी है, उसका तरंग गुण उसमें होते हैं, किसमें, छोटे पार्टिकल में, है ना। बट
However, the square of the wave function is important. It can tell us the probability density of an electron in a system. जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षक के बारे में ये बताता है ना? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि साई कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि बस वो तरंग गुण है ये बताता है। साई स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताता है किसी भी सिस्टम में। ओके, तो हमने आज जाना एक तो आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू क्या होती है, उसके बाद में साई और साई स्क्वायर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसका सिग्निफिकेंट या उसकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, है ना, पोस्टफिट्स है। सबसे पहला थोड़ा रिपीटिशन भी है ना, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल को हम तरंग फलन कहते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं कि सॉल्यूशन साई होते हैं, है ना। साई जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण से कई सारे हल संभव है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वो साई 1 हो सकता है, साई 2 हो सकता है, साई 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे जो इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं वो रियल नहीं होते हैं, मतलब वो फिजिकली और केमिकली रियल नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। कुछ काम के होते हैं, है ना, और कुछ हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो जो हमारे काम के हैं वो तो स्वीकार किए जाते हैं, और काम के जो नहीं होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। सपोज मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी दिया था, साई 1 साई 2 साई 3 है। सपोज साई 2 हमारे किसी काम का नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हमको ये नहीं दे पा रहा है, फिजिकली कोई रियलिटी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल इमेजिनरी है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो कौन से साई हम स्वीकार करेंगे, इसके कुछ नियम हैं कि कौन से साई हमारे काम के हैं, कौन से काम के नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो वास्तविक या रियल वेव फंक्शन है, उसको ऑब्टेन करने के कुछ लॉस हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहला नियम, साई इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब यह है कि एक्स, वाई और जेड के लिए इसका एक ही मान होना चाहिए, मतलब एक ही पार्टिकल के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे दो मान नहीं आने चाहिए, दो सॉल्यूशंस नहीं आने चाहिए कि भाई उसकी एनर्जी ये भी आ रही ये भी आ रही, एक ही सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जो भी मान हमारे पास आए वो सिंगल वैल्यूड हो, पहली कंडीशन। दूसरा, साई शुड बी कंटिन्यूअस। साई सतत होना चाहिए। जैसे ही हम कोई वेरिएबल चेंज करें तो साई लगातार चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वेरिएबल चेंज किया और साई एकदम परिवर्तित हो गया, है ना। तो साई में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेव के रूप में है, एक कंटिन्यूअस वेव के रूप में है ना, एक वेव है ये। तो एकदम अब्रप्टली हमको चेंज कर रहे हैं वेरिएबल, और एकदम चेंज साई में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, उसके लिए सिर्फ एक मान होना चाहिए। दूसरा हो गया इट शुड बी कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए, उसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, सो द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, जैसा मैंने बताया एवरीवेयर, दैट इज देयर इज नो सडन जंप्स इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी व्हेन मूविंग थ्रू स्पेस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जाएं तो एकदम अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड, साई शुड बी फाइनाइट। साई को परिमित होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर हम नाभिक से किसी अनंत दूरी पे जाते हैं, इनफाइनाइट दूरी पे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो जानी चाहिए, जीरो हो जाती है ना। तो अनंत दूरी पर साई को लुप्त हो जाना चाहिए। ये तीसरा इसका है ना, सिंगल वैल्यूड हो, ठीक है, और कंटिन्यूअस हो, एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, सतत हो, जैसा ये मैंने बताया सतत होना चाहिए, एकदम से नहीं चेंज होना चाहिए। तीसरा, साई शुड बी फाइनाइट और परिमित होना चाहिए, अनंत दूरी पर साई को लुप्त हो जाना चाहिए, एक अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होनी चाहिए। चौथा इसके अंदर ही है कि इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अवश्य पाया जाना चाहिए, है ना। तो इसको हम इस तरह दिखाते हैं कि ये हमने इंटीग्रेशन किया इनफाइनिटी टू इनफाइनिटी -2 प्लस साई स्क्वायर, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा है, साई का कोई मीनिंग है नहीं, है ना, और dx dy dz ये तीनों कोऑर्डिनेट थे, ये अगर ये है हमेशा यूनिटी होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पाया जाएगा, कहीं ना कहीं पाया जाएगा।
यहाँ से जाएगा तो वहाँ पाया जाएगा ना, तो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये साई के बारे में है। तो साई एच साई इज इक्वल टू ई साई, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन। साई के कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। सारे सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होते, कुछ इमेजिनरी होते हैं। कौन से सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होंगे, उनको प्राप्त करने के कुछ नियम है। साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, साई शुड बी कंटिन्यूअस, साई शुड बी फाइनाइट। ठीक है, और ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था। फुल क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि उसका एक तो डेरिवेशन बताइए पूरा। ठीक है, डेरिवेशन हो गया, उसके साथ में श्रोडिंगर जो साई है उसका सिग्निफिकेंट बताइए। फिर उसको साई के जो क्वालिटीज हैं कैसे हम चुनते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट साई होगा, ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, ये सारा एक मिलके एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साई क्वांटम मैकेनिक्स की जान है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया, लैक्स ऑफ किताबें इस पे लिखी हुई हैं साई पर, और इसके बिना मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है एग्जिस्ट करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बात आ जाती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, और हमारी जो सारी रिएक्शंस हैं, जितनी भी हमारी जो केमिकल एक्टिविटीज हैं, वो सब चलती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास आता है दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, वो है क्वांटम नंबर, जिनसे आप फैमिलियर हैं, आपने 11th में और 12th में पढ़ा है, उनको ही थोड़ा हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर, so the wave function is psi is a mathematical expression. It carries crucial information, जैसा कि हमने देखा, ये ऊपर कहा था इसको, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। About the electron, it is associated with, from the wave function we obtain the electron energy, angular momentum and orbital orientation in the shape of the क्वांटम नंबर। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसकी सॉल्यूशन से हमें एन, एल, एम, इन क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चलता है। और ये क्वांटम नंबर्स हैं, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसके एंगुलर मोमेंटम, उसके ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, इन सब सूचनाओं को छुपाए रखते हैं, या इन सब सूचनाओं को रखते हैं अपने पास, है ना। तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एड्रेस है एक इलेक्ट्रॉन का। अगर हम ये जानना चाहें कि किसी भी परमाणु के अंदर हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, किस पोजीशन में, कहाँ स्थित है, कौन से ऑर्बिटल में स्थित है ना। एकदम पोजीशन तो बताना पॉसिबल ही नहीं है, हाइजेनबर्ग ने कह दिया था, लेकिन कौन से ऑर्बिटल में वो है, यहां तक हम बता सकते हैं। उसकी स्पिन क्या है, ये हम बता सकते हैं ना। तो उनके लिए काम आते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स 4 तरीके के होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ओके, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, जैसे नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास, चक्रण की दिशा, इन चारों के बारे में जिन संख्याओं से हमें पता चलता है, उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं, और वो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्राप्त होती हैं। 4 क्वांटम नंबर हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। एक होता है n, एक होता है l, एक होता है m, एक होता है s। इनमें से 3 क्वांटम नंबर्स हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, आपस में एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है। ठीक है, एन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है, एल का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाती है, एम का जो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है एस, वो इन सबसे अलग होती है। तो इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन और साई की जो सिग्निफिकेंट है उसको समझा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।